Hello students, so this is Vibha Parekh and today we are going to discuss some of the questions related to that of surface chemistry। जैसा कि आपको पता है surface chemistry हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। मेरी तरफ से आपकी तरफ से भी जरूर आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया होगा, इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लिए होंगे, साथ में जो चैप्टर समरी हमने डिस्कस की थी वो जरूर आपने कवर कर ली होगी। ओके, सो आफ्टर दैट नाउ लेट अस सी कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर और किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आपके साथ गिवन है। और वैसे तो हालांकि पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल, अगर आपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है देन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाए सो यू विल बी एबल टू अटेंड देम। ओके, बट स्टिल एक बार के लिए आइडिया हमें जरूर होना चाहिए क्वेश्चंस का जो अभी तक के पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उनका। ओके, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे, उनमें बेसिकली जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं हमारी क्लासेस में वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सो we have of course completed all these topics and today we will be seeing the last part of this chapter, which will be the question and answer discussion of the NCERT and previous year questions. So let us first of all start with the NCERT important questions. So the first question we have is, मैं आपको फटाफट क्योंकि सारे के सारे theoretical questions हैं तो मैं आपको simply यहाँ पे आइडिया दूंगी, हर एक का प्रॉपर आंसर लिख के नहीं दूंगी because you are obviously 12th class students, so तो काफी बड़े हो आप लोग, तो आपको जस्ट एक मैं आइडिया दूंगी कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करने चाहिए, राइट? ओके, so why does physics option decrease with the increase of temperature? ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो कहीं ना कहीं आप काइनेटिक एनर्जी किसकी, गैस की भी इंक्रीज कर देते हो, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी गैसेस की इंक्रीज करेंगे तो उनकी रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी तो वो क्या करना चाहेंगे, एड्सॉर्प्शन को डिक्रीज हो जाएगा, है ना, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि डिसॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो गैसियस पार्टिकल्स जो कि सरफेस पे प्रेजेंट हैं अब वो दूर दूर भागना चाहेंगे, वो रिमूव होना चाहेंगे, वहां से निकलना चाहेंगे। ठीक है, so why are powdered substances more effective as adsorbents than their crystalline forms? तो देखो हमें पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस की जो पाउडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, जो उसकी पाउडर्ड फॉर्म होती है, उस पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया कैसा होता है, ज्यादा होता है। डिस्कस किया था हमने, मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था। तो सरफेस एरिया उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक्सपोज्ड सरफेस भी ज्यादा होगा। अब जब सरफेस ज्यादा एक्सपोज्ड होगा तो उसका मतलब ज्यादा एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स जो है वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम देखेंगे कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स जो है वो एड्सॉर्बेंट पे आएंगे, एड्सॉर्ब होंगे। यानी कुल मिला के हुआ क्या, सरफेस एरिया बढ़ जाने से एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। और सरफेस एरिया कब बढ़ा, जब हमने उसको पाउडर्ड फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर दिया। ठीक है, सो इन हेबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऑक्साइड एज द कैटलिस्ट। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस को आपको बता रहे हैं कि अगर आपको क्या हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना है, सो फॉर दैट व्हाट यू डू इज रिएक्टिंग मीथेन with steam in the presence of nickel oxide as the catalyst। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने आपको दे रखी है। The process is known as steam reforming। ये हम किसके लिए करते हैं, हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए, जिसको हम बाद में यूज करेंगे अमोनिया प्रिपरेशन के लिए हेबर्स प्रोसेस में। So why is it necessary to remove CO, carbon monoxide, when ammonia is obtained by the Haber's process? Actually इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, जो CO ऑब्टेन होता है ना एज अ प्रोडक्ट, ये CO जो है ये आपका एक पॉइजन की तरह काम करता है for the Haber's process। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस। अब जब ये पॉइजन की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, हेबर्स प्रोसेस के होने को, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सो दिस डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए दिस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव CO। जैसे जैसे CO बनता जाए वैसे वैसे CO को रिमूव करते जाओ। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ पॉइजन फॉर द हेबर्स प्रोसेस। तो कुल मिला के हमारा तो अमोनिया फिर बहुत ही कम बनेगा, दैट वी डोंट वांट, इसलिए हमें CO को लगातार रिमूव करते रहना होता है। ठीक है, सो वाई इज इट द और हमें जैसे कि मैं आपको पता ही है, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर रखा है कई बार कि हेबर्स प्रोसेस में Fe और MO जो है वो यूज में लिया जाता है। सो Fe इज द कैटलिस्ट, और अगर हम बात करें मोलिब्डेनम की, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिंग लाइक अ प्रोमोटर।
हालांकि ये प्रॉपरली हेबर्स प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, हेबर्स प्रोसेस के लिए जो हाइड्रोजन आप ऑब्टेन करते हो ना, उसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, जब आप मीथेन को स्टीम से रिएक्ट कराते हो निकल ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है ना, वहां पे ये उस प्रोसेस की बात हो रही है। सो why is the ester hydrolysis slow in the beginning and becomes faster after some time? बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो आपका एस्टर का हाइड्रोलिसिस है ना, वो शुरुआत में तो थोड़ा स्लो होता है। तो एक्चुअली आपको पता है जो हाइड्रोलिसिस है एस्टर का, उसके लिए कैटलिस्ट जो यूज होता है वो कौन सा कैटलिस्ट होता है ना, पता है ना, हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं इस रिएक्शन को, एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड आपका कौन हो गया, कोई भी H+ आयन देने वाला प्रोटॉन डोनर, है ना। तो शुरू में जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो उस टाइम पे H+ के आयंस इतने ज्यादा नहीं होते। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है H+ आयंस भी और ज्यादा आयनाइज होते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब अच्छा खासा अमाउंट जो है H+ आयंस का प्रेजेंट होता है। तो उस टाइम पे बिकॉज दिस एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट, ये ही क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ आयनाइजेशन होता है और ये एक ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में उतनी ज्यादा नहीं थी, धीरे धीरे रिएक्शन की प्रोग्रेस के टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। इस वजह से हम देखते हैं कि बाद में जो रिएक्शन की स्पीड है वो ज्यादा जल्दी हमें देखने को मिलती है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज आफ्टर सम टाइम, ठीक है। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद में यू विल सी कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है इन दिस प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई एस्टर हाइड्रोलिसिस इंक्रीज आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटलिस्ट। देखो कैटालिसिस की जब हमने बात की थी तो हमने कुछ स्टेप्स देखे थे, है ना, कुछ 5 या 6 स्टेप्स देखे थे हमने। फर्स्ट याद करो कौन सा था, फर्स्ट था आपका डिफ्यूजन था। सेकेंड हमने क्या देखा था, एडजॉर्प्शन। तीसरा हमने देखा था रिएक्शन। चौथा हमने देखा था डिसॉर्प्शन। और फिफ्थ हमने देखा था अगेन डिफ्यूजन। ये कुछ स्टेप्स हमने देखे थे, याद करो। फिर इसको मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, DARDD, ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें ये जो डिसॉर्प्शन प्रोसेस है इसका क्या रिक्वायरमेंट है। देखो अगर डिसॉर्प्शन नहीं होगा, कुल मिला के ठीक है, कैटलिस्ट पे रिएक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, ये फाइनल स्टेज है आपकी डिसॉर्प्शन से पहले की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, A और B के बीच के बॉन्ड्स भी बन गए आपके, कैटलिस्ट के साथ में भी इसका बॉन्ड बना हुआ है। ये कौन है, कैटलिस्ट है। कुछ टाइम बाद में आप देखोगे कि A और B के बीच के बॉन्ड्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनने का कुछ कुछ पिक्चर हमें नजर आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ी सी वीक बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ से A और B अगर जाएंगे तभी तो कैटलिस्ट का सरफेस जो है वो फिर से फ्री होगा, है ना, तभी तो कैटलिस्ट का सरफेस फिर से फ्री होगा फॉर अगेन AA एंड BB मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना। तो ये प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो हम कैटलिस्ट के लिए वो हम टर्नओवर उसका देखते हैं ना कि कितना ज्यादा साइकिल्स हमें मिल सकती है कैटलिस्ट की। जितनी ज्यादा साइकिल्स आपका एक कैटलिस्ट देता है उतना ही बेटर वो एक अच्छा कैटलिस्ट होता है। अगर एक ही बार में पूरा कैटलिस्ट जो है वो उसी को ही लेकर बैठ गया तो ना तो आपके हाथ में प्रोडक्ट आया, ना आपके हाथ में फ्री कैटलिस्ट आया, तो आपको कैटलिस्ट भी फिर इक्विवेलेंट अमाउंट में डालना पड़ेगा। सो डिसॉर्प्शन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड सो दैट कि कैटलिस्ट हम मिनिमम क्वांटिटी में यूज करके भी उसको फुल्ली एफिशिएंटली यूज कर सके, ठीक है। So I think आप समझ चुके हो, इसी को आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। What modification do you suggest in the Hardy-School's law? देखो Hardy-School's law में हम लोगों ने क्या देखा था, Hardy-School's law ये कहता है कि अगर आपको किसी कोलॉइड को क्या करना है, आप उसको कोएगुलेट करना चाहते हो, उसका कोएगुलेशन करना चाहते हो, तो उस कोएगुलेशन को करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसी को आप फ्लॉक्यूलेटिंग आयन भी, इसी को हम क्या कहते हैं, कोएगुलेटिंग, अलग अलग नाम है देखो, कोएगुलेटिंग आयन भी कह सकते हो, फ्लॉक्यूलेटिंग आयन भी कह सकते, फ्लॉक्यूलेटिंग आयन भी कह सकते हो। तो ये हमें यूज करना होता है। अब कोएगुलेटिंग आयन, फ्लॉक्यूलेटिंग आयन का कितना वो कितना एफिशिएंटली इस काम को कर सकता है, हम कैसे बताएंगे। तो इस हार्डी-स्कूल्स लॉ ने ये कहा था कि वो फ्लॉक्यूलेटिंग आयन जिसकी की वैलेंसी ज्यादा होती है, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, उसका फ्लॉक्यूलेटिंग पावर भी ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरे वे में हम कह सकते हैं उसकी फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू कम होती है। पर इतनी बात किसने बोली थी, हार्डी-स्कूल्स लॉ ने की थी। इसने हालांकि चार्ज को तो कंसिडर किया। अब हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकते हो। देखो इसने क्या किया था ना, इसने चार्ज को तो कंसिडर किया, लेकिन इसने
आयन की साइज को was not considered. तो देखो यार, जितना चार्ज इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही फ्लक्चुएटिंग आयन की साइज भी इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। अब हम साइज को इंक्लूड करते हैं और चार्ज को छोड़ दें तो भी गलत हो जाएगा। तो इन दोनों को ही आपस में मिला के हम क्या पोलराइजिंग पावर के टर्म्स में नहीं बोल सकते? पोलराइजिंग पावर, यानी कि हम ये कह दें कि वो फ्लक्चुएटिंग आयन जिसकी की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, वो फ्लक्चुएटिंग आयन जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होती है? जब चार्ज ज्यादा होता है तब भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, और अगर साइज कम हो जाए तो भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो फ्लक्चुएटिंग आयन जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उसकी फ्लक्चुएटिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को, जो इन्होंने ये बोला है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम पोलराइजिंग पावर के टर्म्स में कहें तो ये एक बेटर रूल बन सकता है। ठीक है, okay, so why is it essential to wash a precipitate with water before estimating it quantitatively? कोई आपके पास में एक प्रेसिपिटेट है, तो मैं उस प्रेसिपिटेट को मान लो क्वांटिटेटिवली टेस्ट करना चाहती हूँ कि कितना क्वांटिटेटिव मेरे पास में एस्टिमेशन आया, क्वांटिटेटिव है ना, कितना मेरे पास में क्वांटिटी इस पीपीटी की आई। तो इसके लिए कह रहे हैं कि इस पीपीटी को क्वांटिटेटिवली टेस्ट करने से पहले आपको इसको वॉश प्रॉपर्ली करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो बैठे होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था ना पेप्टाइजेशन प्रोसेस में, ये वही तो चीज है, पेप्टाइजेशन में हम लोगों ने देखा था, याद करो। तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है आपका, उसके ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स बैठे होंगे। तो जब आप उसको क्वांटिटेटिव उसका एस्टिमेशन करोगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी तो चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ मास तो होगा। तो जो भी आपके पास में रीडिंग आएगी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का भी मास प्रेजेंट हो सकता है, तो आपका एस्टिमेशन गलत हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि इसको प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए, ताकि ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके रिमूव हो जाएं, सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं, और सिंपली आपके पास जो मास आए वो किसका आए? इस पर्टिकुलर पीपीटी का आए, ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसलिए ये वॉश करने के लिए कहा जाता है। So now distinguish between the meaning of the terms adsorption and absorption. देखो adsorption क्या होता है? एड्सॉर्प्शन, पहली बात तो हमें पता है दैट दिस इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। जबकि एब्जॉर्प्शन की बात करें, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, और भी एग्जांपल्स या और भी अगर डिफरेंसेस आपको बताने हो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, याद करो, तो आप उन पॉइंट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो इसका एग्जांपल कौन हो सकता है? एड्सॉर्प्शन का, तो सिलिका जेल है ना। अगर वाटर हो यानी कि मॉइस्चर हो और मैं वहां पे सिलिका जेल रख दूं, SiO2 रख दूं, तो ये इसका एड्सॉर्प्शन हो जाएगा सिलिका की बॉल्स के ऊपर। अगर एब्जॉर्प्शन कराना है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख सकती हूँ, या मैग्नीशियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी दे दिया और एक डिफरेंस भी बता दिया। What is the difference between physical adsorption and chemisorption? ठीक है, तो फिजिसॉर्प्शन, इसमें आप दो तीन इनके एग्जाम्पल्स और कुछ पॉइंट्स दे दो। ठीक है, तो देखते हैं, सारे पॉइंट्स तो मैं डिस्कस नहीं करूंगी आपके साथ क्योंकि ऑलरेडी हम काफी अच्छे से इनको डिटेल्स में देख चुके हैं, बट हाँ एक दो पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे वीक वैन डर वॉल फोर्सेस होते हैं, जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? उसके अलावा आप कौन सा पॉइंट बता सकते हो कि रिएक्शंस तो ये भी एक्सोथर्मिक होती है, वो भी एक्सोथर्मिक होती है, पर इनके जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होता है पर लो होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होता, 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, जबकि डेल्टा एच यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, यानी कि रिएक्शन तो यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक है, पर जो वैल्यू है वो इनकी हाई होती है, लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जबकि यहाँ पे कितनी है 20 to 40, बहुत कम है, किलो जूल पर मोल। ठीक है,
ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स और भी आप लिख सकते हो। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है। बट इसमें अगर आप देखो तो इनिशियली हमने क्या देखा था, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो केमिज ऑप्शन इंक्रीज होगा। लेटर हम देखते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से केमिज ऑप्शन डिक्रीज होता है। ठीक है, इस तरह से आप एक आध इसमें एग्जांपल भी लिख सकते हो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए थे, उनमें से कोई भी लिख दो। व्हाट इज एन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म? देखो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने देखा था कि कितना एड्सॉर्प्शन होता है विथ वेरिंग प्रेशर्स, मतलब प्रेशर को चेंज करने से कितना एड्सॉर्प्शन होता है एट डेल्टा टी, यानी कि एट जब हमने टेम्परेचर क्या कर रखा है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको शो करता है आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो डिस्क्राइब फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, तो इन्होंने ये जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है उसको 3 फेजेस में एक्चुअली बताया था, 2 फेजेस में बताया था, तीसरी तो अपने आप ही बन जाती है, जिसमें कि एक है आपका लो प्रेशर, एक है आपका हाई प्रेशर, और तीसरा कौन सा हो गया आपका इंटरमीडिएट प्रेशर। ठीक है, ये हमने देखा था। और ग्राफ जो है वो मैं आपको डायरेक्टली ग्राफ बता देती हूँ, वहां पे कैसे अचीव करना है वो आप वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सेस पे मैंने x/m को ले लिया और यहाँ पे मैंने प्रेशर को ले लिया। इन्होंने जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से है, इक्वल टू Kp⁴ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को लॉग की टर्म्स में लिखेंगे। सो दिस इज log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1/n ऑफ log ऑफ p। यही देखा था हमने। ठीक है, तो एक बार 1/n की वैल्यू अगर 0 हो, 1/n की वैल्यू 1 हो, तो हम लोग देखते थे कि ग्राफ हमारा कुछ किस तरह से आ रहा था, कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसमें कि इसको मैं 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दूं तो कुछ ये मेरे को एक कांस्टेंट फेज सी दिख रही है इसके आगे, ये मुझे कुछ लीनियर सी फेज दिख रही है। तो यहाँ पे जब 1/n की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तब एक लीनियर ग्राफ आपको मिलेगा। जब 1/n की वैल्यू इक्वल टू 0 है तब आपको कांस्टेंट मिलेगा, और इस बीच में 1/n इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तब आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के इन्होंने कुछ ऐसा दिया था। देन व्हाई इज एड्सॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक? ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक क्यों होता है, यानी कि डेल्टा एच जो है वो हमेशा ही नेगेटिव क्यों होता है, चाहे हम फिजिक्स ऑप्शन की बात करें चाहे केमिस्ट्री ऑप्शन की बात करें। सो द रीजन इज कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, है ना। आप इसको यहां से भी देख सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ कि हमें डेल्टा जी जो है वो तो क्या रखना है, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि डेल्टा जी तो आपका होगा नेगेटिव। ठीक है, ये अगर आपको नेगेटिव रखना है, और डेल्टा एस आपको ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस में नेगेटिव वैसे भी होता ही है, टेम्परेचर आपका लो रहता है, तो ऐसे में डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। और वैसे भी हम अगर थ्योरेटिकली बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, चाहे बॉन्ड वीक हो चाहे वीक भी होंगे तो फिजिक्स ऑप्शन होगा, फिजिक्स ऑप्शन अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा, केमिज ऑप्शन होगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नए बॉन्ड्स तो बन ही रहे हैं, है ना। तो डेल्टा एच तो आपका नेगेटिव है, चाहे फिर वैल्यू लो हो चाहे फिर वैल्यू बहुत हाई हो। जैसे केमिज ऑप्शन के केस में हमने देखा था डेल्टा एच नेगेटिव भी होता था और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती थी, यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। देखो पहली बात तो जियोलाइट्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, इनका जो नेटवर्क है वो कैसा होता है, हनी कॉम्ब लाइक 3D नेटवर्क होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें बॉन्डिंग कैसी होती है, तो ALOSI मतलब एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं ये बेसिकली आपके, है ना। तो इस तरह की बॉन्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, और अगर हम पूछें और क्या चीज है, तो इनका जो मैकेनिज्म है या जो रिएक्शन है, दैट इज स्पेसिफिक फॉर द reactants and products based on its pure
पोर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें सो ZSM5 जो है एक ऐसा सी का फॉर्म है जिसको कि इंडस्ट्रियली काफी ज्यादा यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स लिखना काफी होगा। चाहे तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना दो तो वो और भी अच्छी बात है, मतलब बनाना चाहिए, है ना। जैसे कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया भी था क्लास में, इसी तरह से कहीं कहीं पे सिलिकॉन की जगह पे एल्यूमिनियम को रख दो, फिर यहाँ पे इसी तरह से जैसे मान लो फिर से एल्यूमिनियम आ गया, तो इस तरह से कहीं कहीं पे आपको ऐसे चेंजेस करने हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर नीचे भी बिल्कुल इसी तरह से 3 डायमेंशनल बनाना है। हाउ आर द कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इसको मैं बताने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन वो जितने भी हम लोगों ने देखे थे ना कि अगर मान लो ये आपका डिस्पर्स्ड फेज है और आपका जैसे डिस्पर्जन मीडियम की बात कर लेते हैं, अगर ये डिस्पर्जन मीडियम है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिस्पर्स्ड फेज की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी। तो हमने देखा था सॉलिड का डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो, ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इस बेसिस पे हमने 3 देखे थे क्लासिफिकेशंस। इसी तरह से डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका लिक्विड होता है तो भी पॉसिबिलिटी है सॉलिड, लिक्विड या गैस आपका डिस्पर्स्ड फेज हो। अगर ये गैस होता है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो। तो टोटल हमने इस तरह से 8 डिफरेंट टाइप्स देखे थे बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो उनके नाम और वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी, वो सिंपली आपको बस थोड़ा सा याद करना है अलॉन्ग विद एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल्स, जिसमें याद करो हमने कौन कौन से देखे थे। सॉलिड सोल्स देखे थे, ठीक है ना, और सोल की बात की थी हमने, एरोसोल्स को देखा था, इमल्शंस को देखा था और फोम को देखा था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हमने जेल को देखा था, तो ये कुछ कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे। तो बस उसी की बात हो रही है, उसी टेबल की बात हो रही है, उसी का ही वो एक टेबल एटलीस्ट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, व्हाट आर द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स, गिव वन एग्जांपल इन ईच। देखो लायोफिलिक की अगर बात करें, लायोफिलिक सोल्स की, ठीक है, और दूसरी जगह लायोफोबिक सोल्स की, तो इनके बीच में आपको क्या बताने हैं, व्हाट आर। ठीक है, आपको सिंपली ये बताना है कि वो कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो देखो पहली बात तो ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों कोलॉइड्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स हैं, हालांकि आपको मेंशन नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ये आपसे जानना भी नहीं चाहते इतना, तो उनको मान के चल रहे हैं कि आपको ये पता होगा। अब देखो लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं ना, उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अच्छी एफिनिटी होती है, जबकि यहां पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में नो एफिनिटी, अगर होती भी है तो बहुत कम एफिनिटी होगी या फिर ना के बराबर होगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप यहां पे क्या लिख सकते हो, स्टेबिलिटी के बारे में। तो ये जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, जबकि ये अनस्टेबल होते हैं। तो इनके साथ में हमें इनको स्टेबल बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डालने पड़ते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से हम कहेंगे कि ये आपके रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि वापस से एफिनिटी होने की वजह से वापस से आके एक स्टेबल कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देंगे, जबकि इनकी अगर हम बात करें सो दीज आर इररिवर्सिबल। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए। क्लियर, अब इनके एक एक एग्जाम्पल और दे दो बस, और कुछ भी नहीं है। So now what are enzymes? Write in the brief the mechanism of the enzyme catalysis. देखो enzymes आपके क्या होते हैं, so these are basically proteins जो कि मैक्रोमोलिक्यूलर होते हैं, बहुत ज्यादा इनका मास होता है, बहुत बड़ी इनकी साइज होती है, और ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजनस क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, और ये करते क्या हैं, so these basically catalyze the biological reactions, catalyze the biological, ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उनको काम करने का काम कौन करता है, बेसिकली ये एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, राइट इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, मैकेनिज्म अभी फिलहाल तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, बट क्योंकि हमने क्लास में तो 2-3 बार उसको करके देख लिया है। मैकेनिज्म है कौन सा ये आपको बता देती हूँ, लॉक एंड की मैकेनिज्म, और हमेशा इसको आप ड्रॉ करके दिखाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, रिएक्शन जरूर यहाँ पे हमें मेंशन करना चाहिए। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट के एंजाइम में और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने देखी थी, और ये जो एक ड्राइंग है वो जरूर आप एक बार बना लेना,
कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन हाँ बना लेते हैं तो क्या है, आंसर थोड़ा सुंदर दिखता है। ठीक है, सो हाउ डू इमल्सिफायर्स स्टेबलाइज द इमल्शंस। ठीक है, इमल्सिफायर्स क्या करते हैं, बेसिकली जो इमल्शंस हैं ये आपके होते हैं हेट्रोजेनस, ये आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं किसके, ये होते हैं लिक्विड इन लिक्विड के। ठीक है, ये दोनों जो लिक्विड्स होते हैं ना, ये आपस में या तो इमिसिबल होते हैं या फिर अगर मिसिबल हैं भी तो पार्शियली मिसिबल होते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ में डिस्पर्स हो सके, ताकि किसके लिए, ताकि जो डिस्पर्स्ड फेज है इज मोर डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्जन मीडियम, ऐसा हो सके। सो फॉर दिस हम क्या करते हैं, उसमें इमल्सिफायर्स ऐड करते हैं। ठीक है, ये होता है पूरा बेसिक फंडा। अब इमल्सिफायर्स को ऐड करने से होगा क्या, तो एक्चुअली इमल्सिफायर क्या करते हैं, सो दे फॉर्म अ इंटरफेशियल एक ये फिल्म बना देते हैं बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो कि किसके होंगे, डिस्पर्स्ड फेज के सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के। ठीक है, तो ये होता है बेसिक आइडिया। नेम टू इमल्सिफायर्स, तो देखो वो भी हमने यहाँ बात की थी, जैसे अगर मिल्क के केस में हम बात करें तो केसिन प्रोटीन जो है, केसिन है ना, सो केसिन प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल। इसी तरह से जो आपका सोप होता है वो भी एक इमल्सिफायर की तरह एक्ट करता है। अगर हम बात करें क्लिनजिंग प्रोसेस के दौरान जब माइसेल फॉर्मेशन होता है तो उसमें ग्रीस और वाटर के बीच में। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एनसीईआरटी से लिए गए थे। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द previously asked questions in some of the CBSE examinations. So first of all, what happens when freshly prepared PPT of ferric hydroxide is shaken with a small amount of FeCl3 solution? देखो क्या होता है, अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मान लेते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या है, कोलॉइड है, तो हम जानते हैं कि जैसे हम उसको FeCl3 के साथ में क्या करेंगे, शेक करेंगे, तो जो भी इनका कॉमन आयन है वो कॉमन आयन इसको चारों तरफ से शील्ड कर लेगा। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो Fe3+ आयन है वो कॉमन आयन है ना इन दोनों के बीच में, तो Fe3+ जो है इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो बेसिकली अब ये जो आपका कोलॉइड है वो क्या हो चुका है, एक चार्ज्ड कोलॉइड बन चुका है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड बन चुका है। ठीक है, और हमें पता भी है जो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। देन पर्सिस्टेंट डायलिसिस ऑफ द कोलॉइडल सोल्यूशन इज कैरिड आउट। अगर आप किसी कोलॉइडल सोल्यूशन का बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाइड्रोलिसिस करोगे तब क्या होगा, तो उससे होगा ये कि जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो भी उसके ऊपर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो जाएगा सो यू विल बी सीइंग कि जो कोलॉइड है, कोलॉइड विल कोएगुलेट। ठीक है, क्योंकि अब होगा क्या कि जो एक कोलॉइड है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो इसका मतलब अब कोई ब्राउनियन मूवमेंट वाली बात ही नहीं है। तो पार्टिकल्स चुपचाप नीचे आके बैठ जाएंगे ड्यू टू देयर हेवी मासेस, और इसी प्रोसेस को तो हम कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, एन इमल्शन इज सेंट्रीफ्यूज्ड। अगर आप इमल्शन को क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूज कर दोगे, तो अगेन आप कर क्या रहे हो, आप दोनों लिक्विड्स को अलग अलग कर रहे हो, है ना। जो इमल्शन दो लिक्विड से मिलकर बना होता है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर सेपरेटिंग द लिक्विड्स। हम क्या कर रहे हैं, जो दो लिक्विड्स हैं हम उनको एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं, और ऐसे में जो आपका इमल्शन है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। इमल्शन अनस्टेबल हो जाएगा तो बेसिकली कहा वो कोलॉइड नहीं रहेगा, विल नॉट बी द कोलॉइड एनी मोर, वोंट बी कोलॉइड। अब वो कोई कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं रहेगा ज्यादा टाइम तक। ठीक है, ओके। Then what type of colloid is formed when a solid is disposed in a liquid with an example? देखो आप क्या कर रहे हो, आप एक कोलॉइड बनाना चाह रहे हो जिस कोलॉइड के अंदर आपका डिस्पर्स्ड फेज कौन है और डिस्पर्जन मीडियम कौन है। डिस्पर्स्ड फेज इन्होंने कहा है व्हेन अ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड, है ना, इसका मतलब ये तो है सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम कौन है, सो दैट इज लिक्विड। तो इस तरह के जो आपके कोलॉइड्स हैं उनको हमने एक स्पेशल नाम दिया था एंड दैट वाज सॉल,
है ना, सॉलिड एंड लिक्विड्स हम कहते थे ना, सॉल, तो सॉलिड एंड लिक्विड ही तो है ये। सो गिव एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसका कौन सा हो जाएगा, पेंट्स। मैंने आपको बताया भी था, इसको अच्छे से समझाया भी था। तो जो आपके पेंट्स होते हैं जो घर पे हम यूज करते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल। ओके, नाउ राइट वन डिफरेंस बिटवीन ईच, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। देखो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स तो तब बनते थे जब हम छोटे छोटे से कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो जाते थे, और एग्रीगेट होने के बाद में उनकी जो रेंज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर साइज की होती थी, उनको हम बोलते थे मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स वो कोलॉइड्स होते थे जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर को, रेंज को मतलब कवर करने के बाद में, उसको क्रॉस करने के बाद में वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करते थे। ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स ये CMC और जो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है एंड एट हाई कॉन्सेंट्रेशंस पर ही ये 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में फॉल करते थे। इनको हम बोलते थे एसोसिएटेड कोलॉइड्स और इनको हम बोलते थे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ओके, तो ये आई थिंक आपको याद आ गया होगा। सो नाउ अनदर वन, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन में क्या फर्क होता है। देखो कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो कोएगुलेशन हमने देखा था जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हम डाल देते हैं, मतलब जितना रिक्विजिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था उससे ज्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो कोलॉइड के साथ में। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे कि आपका कोलॉइड तो है ही है, प्लस उसके साथ में एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ऐसे में जो हो जाएगा, मतलब इसका जो आउटकम होगा दैट वुड बी कोएगुलेशन। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम पेप्टाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ उतना ही इलेक्ट्रोलाइट होता है जितने के रिक्विजिट अमाउंट में हमें नीड है, यानी कि यहाँ पे कोलॉइड तो होगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एक रिक्विजिट अमाउंट में होगा, रिक्विजिट इलेक्ट्रोलाइट, रिक्विजिट अमाउंट में। ठीक है, तो इसमें जो होगा उसको हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। क्लियर। देन थर्ड, अगर हम बात करें होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की, देखो होमोजेनस मिक्सचर्स आपके वो होते थे जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती थी, जब डिफरेंट हो जाएगी तो हेट्रोजेनस हो जाएगा। तो आपका फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की इज इक्वल टू दैट ऑफ द कैटलिस्ट तो उसको हम बोलते थे होमोजेनस। अगर वहीं पे फिजिकल स्टेट जो है वो रिएक्टेंट की इज नॉट इक्वल टू कैटलिस्ट, तब हम उसे क्या कह देंगे, इसको हालांकि आपको सबको स्टेटमेंट में लिखना है, मैं तो बस ऐसे ही लिख रही हूं आपको समझाने के हिसाब से, बट आपको हमेशा इसको स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना चाहिए। ठीक है, ओके। सो राइट द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो आपके कोलॉइडल सोल्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, वो स्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कोलॉइडल सोल्स हैं, इसको तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था कि जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं या कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स लिख देते हैं हम, है ना, ज्यादा बेटर है। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली चार्ज्ड होते हैं, और चार्ज भी कैसे, सेम चार्जेस में सब प्रेजेंट होंगे। तो इन चार्जेस की वजह से क्या होता है कि वो ब्राउनियन मूवमेंट में रहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट में रहते हैं, और इसी ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से दे नेवर सेटल डाउन, और इसी को तो हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड यानी कि अगर चार्जेस को खत्म कर दिया जाए तो ब्राउनियन मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और कोलॉइड की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। पर वो स्टेबल क्यों है, जब तक चार्जेस हैं तब तक ब्राउनियन मूवमेंट है, तब तक वो सेटल नहीं होंगे और कोलॉइड स्टेबल रहेगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज डिफाइन द फॉलोइंग। ये है ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या था, ऑयल इन वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड फेज इज ऑयल और डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो पानी है और जो कम क्वांटिटी में है वो ऑयल है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मिल्क होता है, और अगर इसके अंदर इमल्सिफायर हम कौन सा यूज करते हैं, तो याद करो हम कौन सा इमल्सिफायर यूज करते थे, केजिन प्रोटीन, केजिन प्रोटीन। ठीक है, और ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा, ये सब बातें तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, और इसके लिए इमल्सिफायर केजिन प्रोटीन होगा जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखेगा। देन है जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेजेंट बिटवीन द डिफ्यूज्ड लेयर एंड
फिक्स्ड लेयर ऑफ अ कोलॉइड। ठीक है, कोलॉइड की वहां पे हमने देखा था ना, ये कोलॉइड है तो पहले एक फिक्स्ड लेयर होगी, उसके बाद में एक डिफ्यूज लेयर होगी, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है उसी को हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज द मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। कौन से होते हैं? देखो मैक्रो मॉलिक्यूल नाम से समझ में आ रहा है, कोलॉइड्स जो कि बहुत बड़े हैं साइज में, यानी कि ऐसे कोलॉइड्स जो कि खुद ही इतने बड़े हों कि वो 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में फॉल करते हों। वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? कोलॉइड्स की तरह बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो आपके प्रोटीन्स हैं, गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, ये जो इस तरह के नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स होते हैं ना आपके, यही इसमें आ जाते हैं। ठीक है, then we have the next question, out of AlCl3 aluminum chloride and NaCl which is more effective in causing the coagulation। देखो यार याद करो, यहाँ पे हमने बात की थी हार्डी-स्कूल्स रूल की। स्कूल्स स्पेलिंग देख लेना, शायद कहीं एच भी आता है। ठीक है, हार्डी-स्कूल्स रूल की, इसमें उन्होंने ये कहा था कोई भी कोएगुलेटिंग आयन उसकी वैलेंसी, उसका चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, चार्ज जितना ज्यादा होगा फ्लॉक्यूलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यही बोला था। अब देखो AlCl3 में और NaCl में चार्ज किसका ज्यादा है? एल्यूमिनियम का ना। एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al3+ होता है, और NaCl का कितना होता है? Na+ होता है। इसका मतलब कि ज्यादा बेटर जो फ्लॉक्यूलेटिंग आयन है, कोएगुलेशन है, वो किसके थ्रू होगा? एक नेगेटिव सोल का, वो एल्यूमिनियम 3+ के थ्रू होगा। ठीक है, क्योंकि सोल हमें कौन सा दे रखा है? सोल देखो नेगेटिव सोल है ना, सोल कैसा है? नेगेटिव है। तो ऐसे में ज्यादा फ्लॉक्यूलेशन कौन अच्छे से कर पाएगा? Al3+, और इसकी फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू कम होगी पर फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस मेनी ऑफ सच क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के छोटे मोटे से क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आएंगे, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली यहाँ से आपसे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई आ भी जाता है गलती से भूले भटके कोई न्यूमेरिकल पार्ट, तो वो सिर्फ फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म से आएगा, सिंपली उसी इक्वेशन को यूज करते हुए आएगा। सो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, या फिर पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। सो आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सम वे। So we will meet in our next class with a new chapter, जहाँ पे हम और कई सारे जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 CBSE के, आपके इनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। So with this, take care of yourself. Thank you so much. Goodbye.